हमारे साथ आज मौजूद हैं जींद के वरिष्ठ जाने माने और ज्ञानी पत्रकार, जो कि राजनीति की हम बात करें तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस उनका है। तो उनसे हम डिस्कस करेंगे सोनीपत लोकसभा को लेकर, जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी की पार्टी की बात करें तो एक मजबूत पार्टी है और दोनों ही अपने कैंडिडेट को लेकर चुनाव मैदान में फिलहाल हैं। जी सिसोदिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल की हम बात करें तो कौन सी पार्टी का रुझान अच्छा चल रहा है? देखिए, रुझान तो आने जाने के अभी समय है, रुझान की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से प्रचार जो दोनों पार्टियां अपने जोर शोर से प्रचार कर रही हैं, दोनों ही पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए लोकसभा में लड़ रही हैं। इसके साथ साथ जेजेपी है, आईएनएलडी है और जो हमारी समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट खड़ा है। तो इस सभी लोग अपने को जिताने के लिए खड़े हैं, ना कि यहाँ कोई भी कैंडिडेट किसी को ये नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को हराने के लिए खड़े हैं। तो जातीय समीकरण क्या बोल रहा है फिलहाल? देखिए, जातीय समीकरण की बात करें, जाट जाति की अगर हम बात करते हैं तो जाट जाति हुड्डा को चाहती है, लेकिन अब हुड्डा को चाहती है तो दूसरी कास्ट, यहां बीजेपी और कांग्रेस का जो लड़ाई चल रही है वो जातीय समीकरण पे चल रही है। हुड्डा के साथ जाट खड़ा है, बीजेपी के साथ नॉन जाट खड़ा है। अब देखना यह है कि कौन कितने प्रतिशत वोट कौन सी जाति के लेंगे। जी अलावा जी, क्या सहमत है सिसोदिया जी की बात से? मैं इनसे बात से कुछ पॉइंटों पे तो मैं सहमत हूं, परंतु मैं ये बात कहूंगा, अगर हम जातीय की बातें करते हैं चुनाव के अंदर, सबसे पहले हमें आज की जो तारीख है 10 मई की, हमें इसको अहम रखना चाहिए, क्योंकि जो ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ये लोकसभा का चुनाव तो जब आया ना 10 मई को, जो हमारी देश के 1857 में क्रांति का बुगुल बजा था, वो 10 मई को बजा था। और उस 10 मई के बुगुल में हमारे कोई भी जाति धर्म की बात नहीं थी, केवल यूनिटी की बात थी कि हमें देश को आज़ाद करवाना है। उसके 90 साल के बाद जो 1947 के अंदर हमारा फिर देश आज़ाद हुआ, उसमें हम देखते हैं देश आज़ादी के बाद जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है वो सोनीपत नहीं थी, वो रोहतक थी। और उसमें लगातार जाट जो है वो बाहुल्य रहा, जाट सांसद बनते रहे और उसके बीच में कुछ ब्राह्मण भी आए। अन्य जातियों के इतने सांसद नहीं बन पाए हैं। अब ये बात आती है कि जाति और धर्म की। अब जाति और धर्म की बात नहीं है, बात है विकास की। हमारा देश जो है 75 साल की वर्षगांठ मना चुका है और जो है अब जल्दी ही 2047 में हमारी आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। अगर हम जाति और धर्म में फंसे रहेंगे तो हमारा देश जो है वो आज विकासशील है, विकासशील से विकसित कैसे होगा? हमें इस चीज को देखना। इसका मतलब ये माने कि कांग्रेस के टाइम में कोई विकास नहीं हुआ? कांग्रेस के टाइम में बहुत विकास हुआ है, मैं ये बात नहीं कह सकता कि भाई विकास नहीं हुआ, परंतु ये देखो बीच में कुछ दौर ऐसा आया है कि 10 से 15 साल का बीच में, जिसमें अन्य पार्टियों का वर्चस्व रहा है, उन्होंने भी कार्य किए। परंतु ये देखो, जैसे स्वर्गीय किशन जो थे वो इनेलो पार्टी के थे और 3 बार लगातार सांसद बने। ये बताइए कि पिछले 10 वर्षों में जो देश का कर्जा था वो 4 गुना बढ़ा है, इसे विकास कहेंगे आप? देखो, कर्जा बिल्कुल बढ़ा है। कर्जा जब बढ़ा है कि जब वो जैसे हाईवे निकले हैं, जैसे जींद से 7-8 हाईवे निकले हैं, तो हाईवे निकलेंगे तो देखो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा और उसके साथ जो उनके जो विकास कार्य होगा वो कर्जा भी उतरेगा। हम ये नहीं कह सकते। बात मैं बीच में काट रहा हूँ, आपने कहा कि कर्जा बढ़ेगा, हाईवे निकलेंगे तो, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ रही है। जहाँ कच्चा तेल इतना सस्ता है वहां पर पेट्रोल के दाम को घटने के नाम नहीं ले रहे और बढ़े जा रहे। गैस है वो बढ़े जा रही है, जो खाने पीने की चीजें वो बढ़े जा रही है, वो बढ़ा। विकास इसी का नाम है। अगर विकास कहें तो विकास तो यही है, ये विकास हुआ है। महंगाई बढ़ी, ये विकास है। क्योंकि आज जो पहले गरीब आदमी 10 पैसे में कोई चीज खरीदता था, आज वही चीज अगर वो 100 रुपए में खरीद रहा है तो इसका मतलब विकास तो हुआ है। क्यों जितेंद्र जी? बिल्कुल, देखो आप इस बात को नकार नहीं सकते। आज से 50 साल पहले एक फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें एक गाना भी स्पेशल महंगाई के ऊपर बना था। अब कुछ दिन पहले जो है 15 साल पहले एक फिल्म और आई थी, भाई महंगाई डायन मार गई। तो ये महंगाई तो लगातार चली हुई है, हमारे देश की बात नहीं है। आप पूरे विश्व की उठा के देखो कि भाई कार्य जो है कार्य जब भी होगा तो भाई विकास भी होगा।
और कर्जा भी चढ़ेगा और आस्ते आस्ते ये कर्जा कम भी होता चला जाएगा। ये बात नहीं है कि भी नहीं है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश पे कर्जा जितेंद्र जी, था। जाति और धर्म की बात करते हैं, जितनी जाति और धर्म की जब से बीजेपी सरकार बनी है 2014 से अगर आज तक की बात करें, जातीय और धर्म 2014 के बाद ही इतना क्यों सामने उभर के आने लगा? हम तो इस बात को बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद जातीय धर्म क्यों आए? जाति और धर्म की जो बात करते हैं ये केवल राजनीति के एक मुद्दा बनता है, उसके बाद ये मुद्दा खत्म हो जाता है। आज आप गांव में या किसी शहर में जाके देखोगे तो सबका भाईचारा आपसी है, ये सबको पता है। नहीं जो नहीं, वोटर है। मैं जितेंद्र जी, क्यों हो जाता है ये जातीय धर्म, ये जो आज के टाइम पे ना, ये तो लोगों के दिलों में घर किए हुए है, दिमाग में घर किए हुए है कि मैं फलान जाति से हूं, मैं फलान जाति से हूं और मैं फलाने धर्म से बिलोंग करता हूं। यहां दिक्कत ये ही है कि इन लोगों ने, बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने जात धर्म और का जो बंटवारा किया है, बीजेपी ने पूरे कहा जाए, सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने इसको धर्म और जाति में बांट दिया इंसान को। आप देखो, हम तथ्य उठा के देखेंगे जाति की, धर्म की बात हम कहेंगे कि धर्म के अंदर जब हम देखते हैं कि भी सिख धर्म जो है वो बाद में बना, पहले तो वो हिंदू धर्म था, गुरु नानक जी थे वो हिंदू धर्म के थे, और उसके बाद जो आते हम भाई मुस्लिम जाति की वो 735 के करीब आई थी, और उसके बाद जो हमारे जो जिसको समय लगा वो कन्वर्ट हो गए। आज मोदी जी कहते हैं भाई मैं बैकवर्ड समाज से हूँ, मोदी जी की भी तो कास्ट दूसरी थी। अब एससी वर्ग में कुछ ही जातियां थी, आज एससी वर्ग के जो है इतनी जातियां एससी वर्ग में मिला दी, बीसी वर्ग इतना बीच में मिला दिया। ये कन्वर्ट होने लग रहे हैं कि भाई कोई किसी सुविधा के अनुसार देखो, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। वोट बैंक का सिस्टम है सारा। बीजेपी की बात करते हैं तो अभी दो ही पार्टियां मुख्य रूप से काम कर रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी ने जब बीजेपी को अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज करना होता है तो वो बदल लेती है। अब उसने पहले कहा था आरक्षण खत्म कर देंगे, अब वो कह रहे हैं आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो आरक्षण जो है, आरक्षण की एक और आपको मैं स्पष्ट बता दूं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो इसके जो आरक्षण की बात आती है संविधान के वो चेयरमैन थे, और उसमें जो जितने भी सदस्य थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी भी उसके सदस्य रहे, हरियाणा से ये एकमात्र थे। उन्होंने ये कहा था ये जो आरक्षण होगा केवल 10 साल के लिए होगा, और वो 10 साल के लिए इसलिए होगा कि ये जो जातियां थी ये सदियों से वही बैकडोर पे थी, भाई इनको ऊपर उभारने के लिए आरक्षण की बात की थी। थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा, जो 10 साल के आरक्षण की बात है वो केवल पॉलिटिकल आरक्षण की बात है, जो विधानसभा और लोकसभा की सीटें और 10 साल में बदलती रहेंगी या उसमें अमेंडमेंट होगा, न कि टोटली आरक्षण। शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण में कोई डेट बाउंड नहीं, बदसतुर जारी है, वो चलता रहेगा ना। लेकिन जैसे कि बीजेपी ने कहा था कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, और अब उसको लगा कि बीजेपी इससे तो एससी वर्ग उससे खफा हो जाएगा या बीसी वर्ग खफा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम इस समय कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो आरक्षण तो इसका मतलब तो मतलब फरोशी हो गई ना बीजेपी की सरकार की, अगर बात मतलब फरोशी रह गई। नहीं, आरक्षण की बात ये आ गई जब अगर जो कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के द्वारा भी जो गेस्ट टीचर लगाए गए उसमें आरक्षण नहीं दिया गया जो 24,000 थे। अब बीजेपी ने जो है कौशल विकास हरियाणा कौशल उसमें आरक्षण नहीं है, तो कहां पे ये आरक्षण तो खत्म हो चुका है आस्ते आस्ते। इसका तरीका अपनाया गया सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कि भाई उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, रहेगा तो, परंतु उसको हम खत्म कैसे, उसका तरीका उन्होंने अपना लिया। रोजगार की बात कर लें हम, रोजगार कहां रहा, कितना रोजगार चला, कितना बच्चों को रोजगार मिल रहा है? बच्चों को देखो आप ऐसे नहीं कह सकते, रोजगार समय के अनुसार ना, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा मुद्दा ज्यादा वाइड चला गया। हम बात करें लोकसभा के सोनीपत की, और फिलहाल हम बात करें तो जींद के अंदर जो जींद के हल्के हैं, जींद हल्का भी उसमें शामिल है, तो किस हल्के में कौन सा कैंडिडेट भारी पड़ रहा है? आपने अपनी राय रखी। अभी मैं अनिल जी वही कह रहा था कि अभी हम हल्के और भारीपन की बात नहीं कह सकते, क्योंकि अभी लंबा समय वोटिंग के लिए बाकी है। अगर आज हम कहें कि बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है और कांग्रेस का पलड़ा हल्का है, तो ये कहीं ना कहीं बेमानी सी बातें होंगी। अभी उसका समय है, 2-4-10 दिन का समय, 15 दिन का समय लगभग बाकी है। 2-4 दिन के अंदर समीकरण जो होते हैं, जब वोटिंग होनी होती है उससे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले के जो समीकरण होते हैं वो जीत हार का निश्चित करती है कि कौन सी पार्टी कब कितने वोटों से जीतेगी और कितने मार्जिन से जीतेगी। अभी हमारा कहना कितना असर रहेगा इस चुनाव पे किसान आंदोलन को की अगर बात करें तो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं
सरकार को इफेक्ट डालेगा, प्रभाव तो डालेगा किसान आंदोलन, लेकिन कितना प्रभाव डालेगा ये अभी आने वाला समय ही बता पाएगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या महत्व रहेगा इसके अंदर की सरकार को कमजोर करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। मेरी राय नहीं है कि केजरीवाल के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। आपका क्या कहना है? जो जिला जींद है इसमें सोनीपत विधानसभा की 3 क्षेत्र आते हैं। अगर हम जींद को देखें तो यहाँ से बीजेपी का अब स्थानीय विधायक है। जुलाना में देखें तो जेजेपी पार्टी से है जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। सफीदों में देखें तो वहाँ पे कांग्रेस का है। जो पिछला लोकसभा चुनाव था 19 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो यहाँ पर इतनी वोटें हासिल नहीं कर सके। जबकि हम ये देखते हैं कि भाई जुलाना जो है वो जाट बेल्ट है, जो सफीदो आता है उसमें बैकवर्ड की कहते हैं, और जींद है उसमें भी मिला जुला असर है। इसका अभी हम क्लियर नहीं कह सकते कि भाई किसका पलड़ा भारी है, परंतु ये देखते हैं भाई अब फिलहाल तो ये है कि जो सतपाल ब्रह्मचारी है वो इस टाइम पे है भी अंदर खाते इसलिए है क्योंकि उसका जो गांव आता है वो सफीदो हल्के में आता है, और उसका जितने भी रिश्तेदारी भाईचारा है वो इन तीनों हल्कों के साथ मेल जोल खाता है। और जो मोहनलाल जी है उनका राई हल्का आता है वो उस साइड है, तो उसकी और इस चीज की जी बात देखिए, क्षेत्रीय बात देखिए भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ी स्टिक सी बात यह है कि अगर भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत बड़ी सोच समझकर सोनीपत लोकसभा को का कैंडिडेट जो उतारा है सतपाल ब्रह्मचारी को, बहुत सोच समझ के उतारा। अब सतपाल ब्रह्मचारी को जो कैंडिडेट चाहिए जींद विधानसभा, जुलाना विधानसभा और सफीदो विधानसभा से, इन 3 विधानसभाओं को अगर सतपाल ब्रह्मचारी संभाल जाता है तो हो सकता है ये सीट निकाल जाए, क्योंकि बाकी सीटें तो बाकी जो लोकसभा के क्षेत्र है वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ही संभाल रहे हैं, उसको तो हो सकता है बहुत अच्छी मार्जिन से निकाल जाए। दबदबा भी रहा सोनीपत में। देखो दबदबा बिल्कुल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो हम ऑल ओवर देखते हैं लोग क्षेत्रवाद नहीं, महंगाई की, बेरोजगारी की, अग्निवीर की, किसान आंदोलन की, इन मुद्दों को भी चुपचाप लेके अंदर अपने जहन में बैठे हैं, और जब 25 तारीख आएगी उस टाइम पे वो वोटिंग करेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो आज हमने बात की राजनीति की, थोड़ी सी चर्चा की है, तो इसी तरह से राजनीति से जुड़ी चर्चा के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हम बढ़ते अगले प्रोग्राम की तरफ, देखते रहिए।